जी अस्सलाम वालेकुम। कैफे 8 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 30। आज के लेक्चर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन केस स्टडी डिस्कस करेंगे हम चैप्टर 4 की भी और चैप्टर 5 की भी। उसके बाद चैप्टर 5 का लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव था, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा हमने इसको पेंडिंग कर दिया था। आज हम उसको कंक्लूड करेंगे, लेकिन उससे पहले टॉपिक्स में से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन प्रीवियस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? हर आने वाले एश्योरेंस क्लाइंट को, ऑडिट क्लाइंट को हमें फौरी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि फौरी एक्सेप्ट करेंगे तो कोई थ्रेट हो सकते हैं। ठीक है, हमें कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए पहले। क्यों कंसीडर करने चाहिए हमें फैक्टर? क्योंकि अगर फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लेंगे तो थ्रेट हो सकते हैं। वो क्या थ्रेट हो सकते हैं? फौरी तौर पे एक्सेप्ट करें? क्या थ्रेट हो सकते हैं? वो क्या थ्रेट हो सकते हैं? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ठीक है, और ये ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट कहने का सर इसमें सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट समझ लीजिए फॉर्मेलिटी के तौर पे साथ लगाया हुआ है। ये सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब चैप्टर 7 में समझ आएगा, अभी समझे फॉर्मेलिटी है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ये क्या होता है? इसमें हम देखते हैं कि क्या फर्म के पास इतने रिसोर्सेज, इतना नॉलेज, इतनी कंपिटेंस है कि वो ऑडिट कर सके। हर काम करने के लिए कोई कंपिटेंस चाहिए होती है ना। ठीक है, अच्छा इसकी थ्रेट तो है, कितना सिग्निफिकेंट है, कम के ज्यादा, इसकी सिग्निफिकेंस किस पे डिपेंड करती है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट, नॉलेज, कितना अंडरस्टैंडिंग आप, और कंप्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस। ठीक है, जितना ज्यादा बिजनेस कंप्लेक्स होगा उतने ज्यादा रिसोर्सेज और नॉलेज चाहिए होगा आपको। और अगर ये थ्रेट हो तो इसके सेफगार्ड क्या हो सकते हैं? कोई एक बता दे। ये कंपिटेंस के, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर के। हाँ, जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट हायर कर लो, मोर एक्सपीरियंस टीम लेके जाओ, क्लाइंट के साथ ज्यादा टाइम क्लाइंट से बाय कर लो, डेडलाइन एक्सटेंडेड हो। ठीक है, और जो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू इंटेग्रिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर था, ये कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट पे कम है कि ज्यादा? प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भेजेंगे तो प्रीडिसेसर आइटम बता देगा कम है कि ज्यादा, और अदर सोर्सेज, यानी अगर प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर का जवाब ना आए फर्ज कीजिए तो हम अदर सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। किन सोर्सेज से? इंटरनेट वगैरह से, और कुछ बाजू का डाटाबेस मेंटेन हुए होते हैं, उन डाटाबेस से फर्म के अपने क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर से पता चल सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। फर्म ने अपने पास डाटाबेस मेंटेन किया होता है, जैसे वो अपने एम्प्लॉइज का, हर कंपनी डाटाबेस मेंटेन करती है ना, अपने क्लाइंट का डाटाबेस भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो फर्म से इंटरनल सोर्सेज से भी फर्म के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर से पता चल सकता है। अच्छा, अब ये हमने थ्रेट को वैल्यूएट कर लिया और एक्शन भी हो गए, क्लियर। फिर इसके बाद इसमें सबसे अहम, अगर मैं आपसे कहूं ये थ्रेट को रिड्यूस करने के लिए सारे एक्शन, सारे प्रोसीजर ही अहम है, मुझे वो एक प्रोसीजर बता दे जो सबसे ज्यादा अहम है। एक्सेप्टेंस के वक्त वो कौन सा प्रोसीजर है जो सबसे? प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड कर कौन करता है? ऑडिटर। कौन सा ऑडिटर? इनकम। किसको करता है? प्रीडिसेसर ऑडिटर। इसमें क्या पूछता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है जो हमारे एक्सेप्टेंस के डिसीजन से रेलिवेंट हो बता दे। नॉर्मली कौन कौन से इंफॉर्मेशन होती है जो एक्सेप्टेंस से रेलिवेंट होती है? 4 तरह की इंफॉर्मेशन बताई थी आपको, यानी 4 तरह के इश्यूज सामने आ सकते हैं जब आपको प्रीडिसेसर ऑडिटर जवाब देता है। 4 तरह के इश्यूज कौन स्टूडेंट बताएगा? 4 तरह के। शाबाश, हाथ उठाए पहले, हाथ, शाबाश, बताइए। इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, शाबाश, बेहतरीन। ओवरड्यू फीस, डिसएग्रीमेंट विद या इनएप्रोप्रिएट स्कोप लिमिटेशन, शाबाश। अच्छा, अगर ये मसले मसाइल सामने आए, फर्ज कीजिए किसी केस में चारों के चारों मसले मसाइल सामने आ गए और प्रीडिसेसर ऑडिटर ने कहा तुम्हें मेरी कसम है इस क्लाइंट को एक्सेप्ट ना करना, तो क्या करेंगे हम? क्या हमारे पर लाजमी है प्रीडिसेसर ऑडिटर की बात को मानना? ना भाई, ना। हम ये अल्टीमेटली कोड ऑफ एथिक्स क्या कहते हैं? अल्टीमेटली इनकमिंग ऑडिटर का डिसीजन है कि क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है। इश्यू सामने आने का ये मतलब नहीं है क्लाइंट छोड़ दो। इश्यू सामने आने का मतलब क्या है? एक्सेप्ट करने से पहले सेफगार्ड अप्लाई कर लो, क्लाइंट के साथ डिस्कस कर लो। ठीक है, अगर सेफगार्ड से इश्यूज मैनेज हो सकते हैं तो हम इश्यूज को मैनेज करेंगे, क्लाइंट नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फर्ज कीजिए अगर कोई सवेयर केस है और सेफगार्ड से भी इश्यू मैनेज नहीं हो सकते तो क्या करेंगे? एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्विक सी समरी थी हमारे चैप्टर 5 की। कोई क्वेश्चन इसमें पूछना चाहते हो पूछ लें। हाइब्रिड क्लासरूम नंबर 4 में कोई क्वेश्चन? आवाज सुनाए भाई, आवाज सुनाएंगे तो पता चलेगा यस या नो, दोनों सूरतों में जी। कोई क्वेश्चन? शाबाश। और 6 में, रूम नंबर 6 में कोई? शाबाश।
एनओसी, ये प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर है, इसका दूसरा नाम एनओसी लेटर भी है, और एक और जगह पे एक और नाम यूज हुआ था एटिकेट लेटर, क्योंकि प्रोफेशनल एटिकेट का हिस्सा है कि आप प्रीडिसेसर राइटर से को लेटर सेंड करें। तो इसके अल्टरनेट नेम है, कभी कभी अल्टरनेट नेम एग्जाम में यूज कर लेता है, लेकिन जो असल सरकारी नाम है इसका वो क्या है, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। और कोई क्वेश्चन? जी शाबाश। हाँ, प्री कंडीशन एक वर्ड यूज हुआ है जो आप में से किसी ने नहीं पूछा, इसका मतलब है आप लोग पढ़ते ही नहीं है, कोई नहीं पढ़ता है, इतनी बड़ी क्लास में कोई नहीं पढ़ के आया और कोई नहीं अंडरलाइन करके आया कि कौन सा ऐसा लफ्ज है जो मुश्किल है मैं पूछ लूं। सिर्फ एक स्टूडेंट ने पूछा प्री कंडीशंस। प्री कंडीशन का मतलब क्या होता है? अब आपने नहीं पूछा तो मैं नहीं बताऊंगा भाईजान, आपने लायदा से पूछ लेना, मैं क्लास के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। किन्होंने पूछा है? शाबाश, क्लास के बाद। इनको नहीं बताना मैंने प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट क्या होती है, पूछा ही नहीं तो बताने की जरूरत ही नहीं। ना ये नहीं बता रहा मैं, कोई और क्वेश्चन पूछ लो, और कोई क्वेश्चन पूछे, कम से कम आज तो नहीं बताऊंगा, कल पूछेंगे तो कल बता दूंगा, आज नहीं बताऊंगा। आपको पूछना चाहिए, एक लफ्ज भी मैंने कहा हुआ आपको अगर समझ लाना है पूछना है, नहीं पूछा तो नहीं बताऊंगा। और कोई क्वेश्चन? अब आते हैं वापस हम जी जी अगर AFRS अदर देन IFRS होगा तो ऑडिटर कोड में लिखना है, तो वो कहां लिखेंगे? नहीं, चैप्टर 2 में लिखा हुआ है अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अदर देन IFRS होगा, यानी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अलावा कोई लोकल होगा, तो हमने कंट्री का नाम लिखना होता है, वो कंट्री का नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखना होता है। और हमने ऑडिट रिपोर्ट में भी जब ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे होते हैं ना, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद, अगर IFRS है सिर्फ IFRS लिखेंगे, अगर प्योर फ्रेमवर्क है जैसे जनरली एक्सेप्टेड काउंटिंग प्रिंसिपल है, तो साथ में कंट्री का नाम लिखना है। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंट्री का नाम लिखेगी, और हम जब ओपिनियन दे रहे होंगे ना कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस वाले IFRS के मुताबिक है, तो फिर हम वहां पे इसका नाम लिखेंगे, कंट्री नेम। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है ना कि IFRS को फॉलो नहीं करे तो किसी लोकल कौन से है, किस कंट्री के हैं, वो कंट्री का नाम लिखेंगे तो पता चलेगा। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब चैप्टर, जी मेरे भाई जल्दी से पूछ ले। किसको एड्रेस? अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर थ्रेट्स आइडेंटिफाई हो तो ऑडिटर को ये थ्रेट एड्रेस करने चाहिए। इन्होंने कहा जी एड्रेस किसको करने चाहिए? यहाँ पे लफ्ज एड्रेस का मतलब कम्युनिकेट करना नहीं है, लफ्ज एड्रेस का मतलब है रिजॉल्व करना, उनका हल करना तलाश। ठीक है, ये एड्रेस का वर्ड बार बार आएगा हमारे स्लिप, तो इस एड्रेस का मतलब जब भी मैं आपसे कहूं कि इस इश्यू को एड्रेस करना है, इस थ्रेट को एड्रेस करना, मतलब रिजॉल्व करना, कम्युनिकेट करना इसका मतलब, हालांकि वो भी होता है लेकिन वो दूसरी सेंस, एड्रेस ही एड्रेस वो उधर होता है रिपोर्ट में। और कोई क्वेश्चन? कोई छोटा सा क्वेश्चन भी जेहन में ना पूछ लिया कीजिए, बात का छोटे छोटे क्वेश्चन कंसेप्ट को आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब हमने पास्ट पेपर्स की केस स्टडीज को डिस्कस करना है, क्वेश्चन को डिस्कस करना है। दो तरह के, चैप्टर 4 चैप्टर 5। पहले कौन सा चैप्टर करें? कितने स्टूडेंट का हाल है? चैप्टर 4 करें पहले केस स्टडी, कितने का पहले 5 करते हैं जी पहले, चले ठीक है 5। जी पहला क्वेश्चन 3 था ना। The firm has received an offer for appointment as the auditor of Hyper Limited for the year ending 30th June 2023 in a place of the outgoing auditor। क्या कह रहा है? फर्म को ऑफर आई कि क्या आप हमारा ऑडिट करना पसंद फरमाएंगे। लेटर आ गया, नोट कीजिए अभी एक्सेप्टेंस नहीं दी फर्म ने, सिर्फ ऑफर आई है। Required discuss the actions that the firm should take regarding communication with outgoing auditor। एक्शंस क्या लेने हैं, किस किस बारे में? अच्छा, इसमें तो ये इस सिचुएशन में तो थ्रेट भी राइज होते हैं। एक्सेप्टेंस, क्या हमें एक्सेप्टेंस के वक्त जो थ्रेट राइज होते हैं वो डिस्कस करने चाहिए? यानी ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन है कि 2 का क्वेश्चन है? कैसे पता चला? एक्सेप्टेंस के वक्त तो थ्रेट भी कंसीडर करते हैं, लेटर भी सेंड करते हैं, थ्रेट भी कंसीडर करते हैं। उसने क्वेश्चन में क्लियरली कह दिया है कि मुझे सिर्फ कम्युनिकेशन के एक्शन बताओ, क्लियरली कह दिया है कम्युनिकेशन के एक्शन। एग्जाम में ये ज्यादा अहम नहीं होता आपके पास नॉलेज कितना है, एग्जाम में ज्यादा अहम ये है क्या रिक्वायरमेंट को समझ के उसके मुताबिक आंसर दिया कि नहीं दिया। ठीक है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड पूछ रहा है। अच्छा, कम्युनिकेशन पहले हमने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सा कंसेप्ट कौन सा टॉपिक है। अगला डिसीजन हमारा भाई इनकमिंग या आउटगोइंग। बेहतरीन, शाबाश। इनकमिंग हम कौन है, इनकमिंग या आउटगोइंग? ये डिसीजन अगर आपका, ये बड़ा डिसीजन है, ये गलत हो गया क्वेश्चन आपका फारिग, सारे का सारा 0 नंबर। ये हम इनकमिंग ऑडिटर है, हमें क्या करना चाहिए? अब देखें, उसने हमें ये नहीं पूछा कि कहां तक का आंसर देना है आपने, सिर्फ सेंड करने तक या रिसीव करने पे भी एक्शन। देखें,
क्या उसने सिर्फ सेंड करने की बात की है? उसने कहा कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट डिस्कस कर देंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे? स्टेप नंबर वन में क्या करेंगे? परमिशन लेंगे क्लाइंट से। क्यों? ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर इसके बाद परमिशन दे दे। अब ये फिर बात, तो लेटर सेंड करना है, परमिशन ना दे तो स्कोप लिमिटेशन, डू नॉट एक्सेप्ट। अच्छा, सेंड कर दिया, इसके बाद आगे रास्ते, या तो जवाब आएगा या नहीं आएगा। अगर जवाब नहीं आता तो फिर अदर सोर्स। अगर जवाब आया और लिखा मुझे मना कर दिया, सेफगार्ड। जवाब आया और लिखा हुआ कि मना कर दिया मुझे, मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो फिर ये स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस है। ठीक है, डू नॉट एक्सेप्ट। और अगर जवाब आए और लिखा हो क्लाइंट ओके है, कोई मसला नहीं, तो फिर फौरी एक्सेप्ट करें। और अगर जवाब आए और लिखा हो मसले मसाइल है, 2 मसले उन्होंने बता दिए, फिर क्या करेंगे? आउटगोइंग ऑडिटर से जवाब आया, उसने कहा इन्होंने मेरी फीस नहीं दी और ये झगड़ा भी बड़ा करते हैं, ये रिपेयर एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर दिया था इन्होंने, इनका कंसेप्ट वीक है, बताएं क्या करेंगे? गैस करें क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? हाँ, क्लाइंट से कह देंगे इशू रिजॉल्व करें। क्या क्लाइंट को छोड़ देंगे या इशू रिजॉल्व करेंगे? इशू रिजॉल्व करवाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, वो इशू रिजॉल्व क्या भाई, डिसएग्रीमेंट है, क्लाइंट के साथ डिस्कस कर देंगे, उसे IAS 16 पढ़ाएंगे, समझाएंगे कि कब कैपिटलाइजेशन करनी है। ठीक है, और फीस है, उसे कहेंगे भाई उसकी फीस दे दो, मेहरबानी, तो मस्कीन बंदा है, उसकी फीस दबा के बैठे हो, क्या कर लोगे? अमीर हो जाओगे इतने थोड़े से पैसों से, लेकिन वो मर जाएगा बेचारा थोड़े से पैसे ना मिले तो फीस दे दो, उसकी फीस। क्लियर जी? इसमें कोई प्रॉब्लम? If client refused the outgoing auditor to discuss the matter, consider such refusal. तो स्टूडेंट ने डिस्कस नहीं किया सर, हाँ जी, आउटगोइंग ऑडिटर नहीं आता नहीं, वहां पे उसने इनकमिंग, उसने कहा सर एग्जामिनर कमेंट्स में लिखा हुआ है कि स्टूडेंट ने ये बात नहीं लिखी थी कि अगर आउटगोइंग ऑडिटर रिस्पॉन्ड नहीं करता, हाँ, क्लाइंट उसे इजाजत ना दे तो इनकमिंग ने क्या करना है, ये स्टूडेंट ने डिस्कस नहीं किया था ना। हाँ, तो ये भी डिस्कस होना चाहिए। अब इनका पॉइंट ऑफ व्यू पता क्या है? सर वो तो आउटगोइंग ऑडिटर अगर लेटर सेंड नहीं करता, ये तो आउटगोइंग ऑडिटर का एक्शन है, ये इनकमिंग वाले सवाल में क्यों डिस्कस करना चाहिए? देखो, पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि इस एक्शन की बेस पे ऑडिटर, इनकमिंग ऑडिटर डिसाइड करता है कि मैंने क्या करना है। ठीक है, वो जो 4 पॉसिबिलिटीज थी कि अगर रिप्लाई आ जाए तो उसमें क्या करना है, नहीं आता तो क्या करना है, हमें सारी सिचुएशन डिस्कस करनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 में और की प्रॉब्लम 4। अब ये केस स्टडी लग रही है कि रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन लग रहा है? केस स्टडी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एथिकल इशू अराइजिंग फ्रॉम द अबव and identify any action your firm should take in respect of this matter before deciding whether it should accept the appointment as external auditor। सबसे अहम लफ्ज रिक्वायरमेंट में कौन सा है जो हमें बता रहा है टॉपिक है? एक्सेप्टेंस का लफ्ज, बिफोर एक्सेप्टेंस का लफ्ज, जिसे हमें पता चलता है कि ये एक्सेप्टेंस की स्टेज की बात हो रही है। ठीक है, और एक्सेप्टेंस वाला चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 5, ये ज़हन में रखिएगा। फिर एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। ठीक है जी, हमने आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है एथिकल इश्यूज को। ठीक है, एथिकल इश्यूज, इसका मतलब क्वेश्चन के 2 हिस्से हो गए, एक एथिकल इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है और दूसरा एक्शंस भी बताने हैं। इस पे एग्री करते हैं? रिक्वायरमेंट समझ रहे हैं? एथिकल इश्यूज को आइडेंटिफाई भी करना है और एक्शंस भी बताने हैं। आइडेंटिफाई को भी अंडरलाइन कर लें और एक्शंस को भी अंडरलाइन कर लें बिफोर। ठीक है जी, बताते हैं। योर फर्म हैज बीन अप्रोच्ड बाय स्नाइप लिमिटेड टू एक्सेप्ट। अच्छा, एक चीज में रखिएगा, अभी तक मैं केस स्टडी में आपका जिस चीज पे काम कर रहा हूं ना, वो ये चीज है इश्यूज को आइडेंटिफाई करना, कि क्या आप केस स्टडी में क्रिटिकल इश्यूज आइडेंटिफाई करने के काबिल हैं कि नहीं। अभी तक मैंने उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर ज्यादा काम नहीं किया, आपको ज्यादा फोकस में नहीं करवाया। पहले मैं ये देखना चाहता हूं आप क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, इश्यूज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये ज्यादा अहम डिसीजन है। प्रेजेंटेशन की बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए अगर आप इश्यूज आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसी भी केस स्टडी को सामने रख के, लेकिन उसको उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते जिस तरीके से सोल्यूशन दिया गया है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ये आपका फॉल्ट नहीं है, ये मेरा फॉल्ट है। क्यों भला? अभी तक मैंने वो चीज आपको प्रॉपरली सिखाई ही नहीं।
ठीक है, सिर्फ मेन कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं, जैसे रिपोर्ट की केस स्टडी में पहले इवैल्यूएट द सिचुएशन, फिर इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस, फिर इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बता दो। ठीक है, जिस जगह पे भी इफेक्ट आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट उसकी लाइन, उसकी ड्राफ्टिंग, वो भी उसके ऊपर मैंने काम नहीं कर पाया। तो आपने इश्यूज, और बड़ा डिसीजन याद रखें यही है कि आप इशू आइडेंटिफाई कर लें। तो इश्यूज अभी आइडेंटिफाई कर लें। Your firm has been approached by Snipe Limited to accept appointment as external auditor for the year ending 30th June 2011. इसमें कोई इशू? कोई इशू नहीं है, पक्का कोई प्रॉब्लम? अच्छा आगे चलते हैं। In the auditor's report on financial statement for the year ended 30th June 2010, the previous auditor issued a qualified opinion due to disagreement over accounting policy for inventory valuation. इसमें कोई इशू? Disagreement with predecessor auditor. प्रीडिसेसर आइडिया के साथ डिसएग्रीमेंट है। अब बताइए, हमें पता चल गया इस चीज के ऊपर झगड़ा हो रहा है, तो हमें भी फौरन क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि क्लाइंट को बिठा के पहले इन्वेंट्री वैल्यूएशन का ट्रीटमेंट डिस्कस कर ले, ट्रीटमेंट डिस्कस कर ले। तो पहला इशू आ गया हमारा, कौन सा इशू? डिसएग्रीमेंट विद। इस लाइन से हमें पता चला। फिर द मैटर वाज साइटेड बाय द प्रीवियस ऑडिटर इन रिस्पांस टू योर फर्म्स लेटर रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन that might influence your firm's decision as to whether to accept the engagement. यही इशू प्रीडिसेसर ऑडिटर ने भी आपको बता दिया। अच्छा, ये सेम इशू दो जगह से कंफर्म हो गया, लेकिन याद रखें कि अगर वो कोई एक बता देता ना, वो हमारे लिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। अगर वो सिर्फ ये कह देता ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन है, वो भी सफिशिएंट था हमारे लिए इशू आइडेंटिफाई करने के लिए। वो समझ लिया अल्टरनेटिव प्रोसीजर। प्रीडिसेसर ऑडिटर ने बता दिया, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर ना भी बताता या रिफ्यूज कर दिया जाता, तो स्टिल हमारे पास अल्टरनेट सोर्स से इंफॉर्मेशन मिल सकती है ना। उसकी एक एग्जांपल ये है। तो इशू एक ही है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन दो हैं, इशू एक ही। क्या? डिसएग्रीमेंट एक आ गया। फिर इन एडिशन द प्रीवियस ऑडिटर स्टेटेड दैट द ऑडिट फी ड्यू फॉर द ईयर एंडेड 30th जून रिमेन्स अनपेड। ये दूसरा इशू आ गया आउटस्टैंडिंग फी का। ठीक है, अब मुझे आप ये बता दीजिए, दो इश्यूज है इसमें, कौन कौन से दोबारा से बताइए? डिसएग्रीमेंट और अनपेड फी। डिसएग्रीमेंट आप क्लाइंट के साथ कैसे रिजॉल्व करेंगे? क्लाइंट के साथ डिस्कस कर ले, सर ये IS 2 पड़ा है, ये रिक्वायरमेंट है, ये देखें, डिस्कस कर ले। और इसके बाद जो अनपेड फी है, ये कैसे रिजॉल्व करेंगे? क्लाइंट से कहें सर फीस पे करे, जब तक फी नहीं करेंगे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हमारे कोर्स ऑफ ये बेसिक एनालिसिस, आपके इश्यूज आइडेंटिफाई करके बेसिक एक्शन दे रहा हूं। जब सॉल्यूशन में देखे उसमें कोई कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में लिखा हो, तो वो आपने उसको रीड कर लेना, वो नॉर्मल है। असल मसला ये नहीं है कि आपने शॉर्ट लिखा कि लेंथी लिखा। पहला मसला ये है कि आप इश्यूज को आइडेंटिफाई कर लें, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे जाके हम इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। लेकिन याद रखिए, जब मैं आपको बाद में सिखाऊंगा ना इसको प्रेजेंट कैसे करना है केस स्टडीज को, तो आपने फिर उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। ये ना हो आदत बन जाए सिर्फ की पॉइंट हाईलाइट करने की और आइडेंटिफाई करने की, और उसी के मुताबिक हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करें। नहीं, स्टेप नंबर 1 इशू आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, केस स्टडी को सॉल्व करना पहला, फिर उसको प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। क्लियर जी? जी, क्या इससे इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो रहा है? देखिए, क्लियरली उसने क्वेश्चन में इंटेग्रिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए हम सिर्फ डिसएग्रीमेंट की हद तक रखेंगे इसको, ठीक है। लेकिन ये बहरहाल अगर हमें पता चले कि इंटेंशनली यानी जानबूझ के एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को फोकस किया जा रहा है, फिर उससे इंटेग्रिटी का इशू क्रिएट हो सकता है। लेकिन अभी हमें केस स्टडी का रूल है, गिवन इन्फॉर्मेशन के अंदर रहना है, उससे बाहर नहीं जाना। तो हम इस इन्फॉर्मेशन से बाहर, गिवन इन्फॉर्मेशन में 2 इश्यूज हमारे लिए सफिशिएंट हो गए, 3 नंबर के साथ यही बहुत है। अगर ज्यादा मार्क्स होते तो फिर हम शायद इंटेग्रिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जी, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ ओपिनियन शॉपिंग। ओपिनियन शॉपिंग क्या है? भाई ये हमारा ऑडिटर है, मैं क्लाइंट हूं, भाईजान नाराज नजर आ रहे हैं, क्या खैर है? उनका सर मिस स्टेटमेंट है, आप लोग करेक्ट ही नहीं कर रहे। अच्छा तो रहने देना मिस स्टेटमेंट। कहते हैं नहीं सर मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा। मैंने कहा अच्छा क्वालिफाइड ओपिनियन, अच्छा किया पहले ही बता दिया। पहले बता दिया जाता है ना कि एंड पे रिपोर्ट दी जाती है। अगर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन आया ऑडिट के दौरान में, एज सून एज पॉसिबल बताया जाता है कि एंड तक वेट कराया जाए। मैंने कहा बहुत अच्छा किया। अब मैं मार्केट में और भी ऑडिट फर्म थे, मैंने कहा सर ये सिचुएशन है, इसमें आप अगर आप हो तो क्या करेंगे? इन्होंने कहा सर हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। हमने कहा आप भी फारिग, आप क्या करेंगे? क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। आप भी फारिग, आप क्या करेंगे? इन्होंने कहा सर आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा यही बंदा ढूंढ रहे थे हम, यही हीरा ढूंढ रहे थे हम। मैंने कहा हम अनमोडिफाइड ओपिनियन चाहते हैं। कहा हो जाएगा सर, हो जाएगा साहब। इनको पॉइंट इनको रिमूव कर दिया। बाज़ औक़ात मिड ऑफ द ऑडिट भी रिमूव कर लेते हैं, या बाज़ औक़ात एजीएम का इंतजार कर लेते हैं। एजीएम में इनको रिमूव करके उनको पॉइंट कर लिया हमने। ये प्रैक्टिस है ओपिनियन शॉपिंग के, ऑडिट फर्म से अपनी मर्जी का ओपिनियन निकलवाने की कोशिश करना। ये है ओपिनियन शॉपिंग। और आपको पता है मार्केट में हर तरह के लोग होते हैं।
जी ये जो ऑडिट की फीस का मसला है, ये तो प्रीडिसेसर ऑडिटर की फीस का मसला है, वो तो इनकमिंग ऑडिटर सॉल्व कर देगा, लेकिन अगर उसकी फीस का मसला लास्ट में बन जाता है, ये तो उसके लिए रिस्क रहेगा। अगर प्रीडिसेसर राइटर की फीस पे नहीं हुई, ये उसका मसला है, हमारा मसला नहीं है। उसने हमें इशू बताया था, तो हम रिजॉल्व तो किसी तरह करवा ही लेंगे। हाँ, हम रिजॉल्व किसी तरह करवा लें। अगर ये हमारा मसला लास्ट में जाके बन जाता है, हमारा मसला बन जाता है। कर भला हो भला, अंत भले का भला, कर भला हो भला। समझ गए? आप प्रीडिसेसर राइटर की फीस क्लियर करवाएंगे, कल को सक्सेसर राइटर आपकी फीस क्लियर करवाएगा, क्योंकि वही कंसेप्ट उसके ऊपर भी अप्लाई होता है। एग्रीमेंट तो कर सकते हैं, तो रिस्क होगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। तो हमारी फीस, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट हम पे अप्लाई होती है वही रिक्वायरमेंट कल को आने वाले ऑडिटर पे भी अप्लाई होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम, मेन इश्यूज आइडेंटिफाई कर लिए आपने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 5। चलिए इसमें इश्यूज आइडेंटिफाई करें तो फिर मानूंगा कि आप एक्सेप्टेंस स्टेज के एक्सपर्ट हो गए। सबसे पहले बताइए, पढ़ के पता चला केस स्टडी के रिप्रोडक्शन। शाबाश। रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ द अबव। जी 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 जी, कुछ हाइब्रिड में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछे जल्दी से मेरे भाई। हाँ बिल्कुल, वो एक जगह पे था कि कम्युनिकेट करें पॉसिबल मॉडिफिकेशन इन ऑडिट रिपोर्ट। फर्ज कीजिए प्रीडिसेसर राइटर ने कहा सर ये रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की मिसक्लासिफिकेशन करते हैं, इस वजह से मैंने ओपिनियन क्वालिफाई किया था। हमारा काम क्या है, क्लाइंट को बिठा के डिस्कस करें, सर ऐसे ना किया करें। यहां तो क्लाइंट मानेगा या नहीं मानेगा? मानेगा तो बहुत अच्छा, फॉरन लेटर साइन कर लो, एंगेजमेंट लेटर एक्सेप्ट कर लो। अगर क्लाइंट नहीं मानता, कहता है नहीं सर हम तो इसी तरह काम करते हैं, इसी तरह करेंगे, तो ये मिस स्टेटमेंट की इंडिकेशन है। अच्छा, एक्सेप्ट आप अभी भी कर सकते हैं, मजे की बात, क्लाइंट को एक्सेप्ट, लेकिन अब आपने एहतियातन एंगेजमेंट लेटर में इसका जिक्र कर देना है कि ये प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट मॉडिफाइड थी, मिस स्टेटमेंट थी, अभी भी मैनेजमेंट इसी पे कंटिन्यू कर रही है। अगर एंड तक इनका ख्याल ना बदला तो वी में एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, हम क्वालिफाइड, ये कम्युनिकेट करना है। ये वो कह रहा है बात, जो कह रहा है ना कि कम्युनिकेट करेंगे पॉसिबल मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है। हमारा एक लिस्टेड क्लाइंट था, उसका कुछ आग लगी, पेंट का बिजनेस था उनका। पेंट का बिजनेस केमिकल ऐसा होता है जिसमें आग लगने का खतरा होता है। आग लगी, इन्वेंट्री उनकी जल गई। अच्छा, रिकॉर्ड बाकी था, रिकॉर्ड लैदा था, वेयर हाउस में आग लगी, इन्वेंट्री जल गई। अब क्लाइंट ने इंश्योरेंस कंपनी से रिसीवेबल बुक कर लिया। इंश्योरेंस वालों को हमने लेटर जब भेजा ना एज ऑडिटर, उन्होंने कहा सर ये मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी ना हमने पैसे नहीं देने इनको। जबकि क्लाइंट ने इसको रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया था। बताइए क्या ये लिस्टेड कंपनी का केस है? बताइए क्या सही किया? क्योंकि स्टैंडर्ड ये कहता है वर्चुअली लॉस रिकॉर्ड कर लो। अच्छा, क्लाइंट क्या कह रहा था? सर मैचिंग कंसेप्ट है, जिस साल का लॉस उसी साल की इनकम। मैंने कहा शाबाश, कोई मैचिंग कंसेप्ट इधर नहीं है। लॉस उसी वक्त रिकॉर्ड करना था, उसी साल लॉस बाय फायर, लेकिन रिसीवेबल अभी रिकॉर्ड, क्योंकि वर्चुअली सर्टन नहीं। क्यों सर्टन नहीं है? क्लाइंट एडमिट ही नहीं किया इंश्योरेंस वालों ने, तो उस साल ओपिनियन क्वालिफाइड था। अब अगले साल के लिए उन्होंने फिर से सेम ऑडिट फर्म को रीअपॉइंट किया। रीअपॉइंटमेंट से पहले फर्म ने डिस्कस कर लिया क्लाइंट के साथ कि सर अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अगर तो ये मैटर रिजॉल्व हो गया हमारा नेक्स्ट ईयर का ऑडिट कंप्लीट होने से पहले तो जो भी अमाउंट एग्री हुई वो ठीक है, आपका हक है, उसको रिसीवेबल रिकॉर्ड करें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये इशू इस साल भी एंड तक अनरिजॉल्व रहा, वी मे एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बताइए क्या ये लाइन लिख देना बेहतर था, सही था कि नहीं है? प्रोफेशनली सही। भाई सही कैसे? अभी ऑडिट तो कंप्लीट हुआ है, स्टार्ट ही नहीं हुआ, बल्कि तो पहले से आपने लिख दिया। हाँ बिल्कुल है, जैसे ही आपको लगे स्टार्ट में या ड्यूरिंग ऑडिट कि ओपिनियन मॉडिफाई हो सकता है, याद रखें फौरी कम्युनिकेट करते हैं। इसकी रीजन भी बताता है स्टैंडर्ड, कहता है इसकी रीजन ये है ताकि क्लाइंट ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ले, करेक्टिव एक्शन ले, उसको मौका दे दिया, मॉडिफिकेशन से बचने के लिए कोई एक्शन लेना चाहता है तो ले, इसलिए हमने इसको कम्युनिकेट करना होता है। क्लियर होगी ये कम्युनिकेशन वाली बात कि अगर डिस एग्रीमेंट है, क्लाइंट एग्री नहीं करता तो मॉडिफिकेशन कम्युनिकेट करेंगे। जी मेरे भाई। अच्छा देखिए, क्या क्लाइंट, उन्होंने कहा सर प्रैक्टिकली क्या क्लाइंट ये जानबूझ के करता है या नहीं? देखिए दो तरह की मिस स्टेटमेंट होती हैं। अब ये मैं आपको मिस स्टेटमेंट के टाइप्स की तरफ लेकर नहीं जाना चाह रहा, स्टैंडर्ड ने एक जगह पे लिखा है। अब ये कंसेप्ट जाना हमारे जरूरी था, भाई ने पूछा क्वेश्चन से जवाब दे रहा हूं। एक होती है फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट, एक होती है जजमेंटल मिस स्टेटमेंट। फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट क्या है कि मैं कहूं हमारी इस क्लास में 500 स्टूडेंट है, ये फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट। 500 स्टूडेंट नहीं है क्लास में इस वक्त मौजूद, बैठा गिन के देख ले, नहीं है, ये फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट है। एक होती है जजमेंटल मिस स्टेटमेंट। जजमेंटल मिस स्टेटमेंट क्या है? जैसे मैं ये कहूं ये स्टूडेंट हमारी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है,
ये जजमेंट है। जजमेंट में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाना ना, ये सिर्फ मिस स्टेटमेंट होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट कर उस पर कायम रहता हूं, इस सिचुएशन में मिस स्टेटमेंट के साथ मेरी इंटेग्रिटी भी डाउटफुल होगी। तो वो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे। हर मिस स्टेटमेंट याद रखें इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट नहीं करते। कुछ मिस जो नॉर्मली जो जजमेंटल मिस स्टेटमेंट होती हैं मे बी उनमें प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जो अगर कोई फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट पे अड़ जाए मैनेजमेंट, वो इंटेग्रिटी तो हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है मिस स्टेटमेंट के एनालिसिस पे। मिस स्टेटमेंट के एनालिसिस पे सर्कमस्टेंसेस से पता चलता है कि इसमें मैनेजमेंट जानबूझ के कर रही है या कि वाकई वो ट्रू समझ इनोसेंट मिस्टेक है उसकी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। In the above situation, discuss the issue that need to be considered by prudent accountants while deciding whether or not to accept the audit assignment. कह रहा बताइए कौन से मैटर कंसीडर करने हैं, ये डिसाइड करने में क्लाइंट को एक्सेप्ट करेगा। ईच हर एक, इसका मतलब है 3 क्लाइंट्स दिए हैं। अब मेरे सामने नक्शा बन रहा है, उसने कहा है एक्सेप्टेंस, तो इसका मतलब है ये एक्सेप्टेंस का वर्ड यूज किया उसने कहीं, हाँ एक्सेप्ट का वर्ड यूज किया, इसको अंडरलाइन। इससे मुझे पता चल गया कि ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद उसने कहा इन ईच ऑफ द अबव सिचुएशन, तो इसका मतलब है 3 क्लाइंट है, हर एक को मैंने लैदा बताना है। तो ये तो मुझे तकरीबन कंफर्म है कि हर क्लाइंट में कोई ना कोई इशू निकलेगा। शायद किसी में 1 हो, किसी में 2, किसी में 3, वो एक लैदा बात है, वो हमारी किस्मत। लेकिन उसने पूछा है तो मोस्ट प्रोबेबली 99% श्योर हूं मैं कि हर क्लाइंट पे कोई ना कोई इशू होगा। अब आपने वो इशू पिक करना है। मैं ये देखना चाहता हूं पिक कर पाते हैं कि नहीं, उसको लिखना कैसे है उसके ऊपर अभी मेरा जोर नहीं, पिक कर पाते हैं कि नहीं। पहला, firm has been approached by a new client Thomson Electronics Limited for the current year's audit। ठीक है, Thomson आया हमारे पास, client is newly established company and has been referred by one of D's close friend। वो जो पार्टनर है मिस्टर डी इज द ऑडिट पार्टनर, ठीक है, उसका क्लोज फ्रेंड है, उसने रेफर किया, भाई दोस्ती का हकदार किया हमारे पास, क्लाइंट आया। Whose son works at Thomson, और उसका बेटा टॉमसन में काम करता है। ठीक है, यानी जिसने रेफर किया हमारा दोस्त था, उसने एक क्लाइंट रेफर किया और उस दोस्त का बेटा क्लाइंट में काम करता है। एज एट ए, अच्छा दोस्त ने क्लाइंट रेफर किया, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसका बेटा काम करता है, इसमें क्योंकि आप देखें हम उनको फेवर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये इस सिचुएशन के लिए एक खास स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है फेमिलियरिटी, कि आप ऑडिट फर्म में और क्लाइंट में एक फेमिलियरिटी होगी, फेमिलियर होंगे एक दूसरे के साथ, जान पहचान होगी इनकी। तो फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होता है जी सिचुएशन में, जान पहचान क्रिएट, समझ आती है, बिल्कुल है। एक इशू सामने आ गया, अगला इशू देखते हैं। अब लेकिन केस चल रहा है, इसका मतलब शायद आगे भी इशू आएगा। एट ए बिजनेस मीटिंग मिस्टर डी टॉक्स टू ए बिजनेस एसोसिएट हु नोज वन ऑफ 4 डायरेक्टर्स ऑफ थॉमसन इलेक्ट्रॉनिक्स मिस्टर लॉर्डविक। मीटिंग में बैठे थे, लोग एक दूसरे को जानते हैं ना, दरिया के सारे मगरमच्छ एक दूसरे के वाकिफ होते हैं। तो हम एक मगरमच्छ के पास बैठे थे, उसने कहा सर ये आपका जो 4 डायरेक्टर्स है ना, अच्छा मैं जब फर्म में था ना, आगे मजे की बात आता हूँ, हमारे पार्टनर अक्सर हफ्ता इतवार छुट्टी होती थी फर्म में, तो जुम्मे के बाद वो निकल जाया करते थे। तो मैं बड़ा सोचता था, मैं कहा हम यहाँ पे बैठे काम कर रहे हैं और पार्टनर जुम्मे के बाद, पार्टनर की बड़ी अच्छी है पार्टनर। तो बाद में पता चलता था कि वो उसके बाद घर नहीं जाते। मतलब ये समझ, इसमें थोड़ा सा ना मैं कंफर्म नहीं है, कुछ चीजें समझ लें जजमेंट की बेस पे भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बाद में पता चला कि वो तो किसी क्लब में जाते हैं और फेमस क्लब है, और उस क्लब में और भी बड़े बड़े लोग आते हैं। तो हम कहते हैं ये तो और ही आशी है, ये तो और भी है। तो फिर बाद में जब थोड़ा सीनियर लेवल पे गए तो फिर पता चला कि पार्टनर वहां पे याशी करने नहीं जाते, वहां पे किस लिए, सोशल नेटवर्क बिल्ड करने के लिए। वहां पे एक तो हेलो हाय होती है कॉर्पोरेट लेवल के जो लीडर्स होते हैं, सीएफओ सीईओ होते हैं कंपनीज के, उनसे तो बाजू बातों बातों में कहते हैं हाँ सर कैसे हैं, फिर ठीक है हमारी फर्म के बारे में जानते तो होंगे आप, क्योंकि हमारे लिए याद रखिए सीए फर्म्स के लिए एडवर्टीजमेंट करना मना है। हम 1-to-1 मीटिंग करके ही कुछ कन्विंस कर सके तो कर सके, मीटिंग करना मना। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं या ऑडिटर्स होते हैं वो सम टाइम एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इससे बड़ा फायदा ये होता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, कंपनीज के अंदर जो मसले मसाइल आ रहे होते हैं ना, वो बात हम चूंकि उस गेम से बाहर होते हैं, हमें अंदाजा नहीं हो पाता, जो कि उसी सेक्टर के अंदर रहने वाले लोगों को अंदाजा होता है। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए कोई ऑडिटर इस कॉलेज को ऑडिट करने के लिए आएगा, उसे इस पूरे प्रोफेशन के बारे में इतना अंदाजा नहीं होगा जितना कि इस सेक्टर के अंदर किसी टीचर को पता होगा कि दूसरे कॉलेज में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये स्टूडेंट बेस और ये प्रैक्टिस चल रही है, ये वगैरह वगैरह। तो ये हमारा एक अहम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यही बात वो यहां पे कर रहा है, कह रहा है बिजनेस, एक मीटिंग थी
उसमें एक बिजनेस मैनेजर ने बताया that Mr. Lodwick was accountant in an electronics company 10 years ago and that he was found guilty of misappropriation of company's assets. इंटीग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए, ये तो 10 साल पहले का वकूआ है, क्या 10 साल पहले के वकूए को इस ऑडिट में यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। याद रखिए प्रीवियस, अब इसका एक इशारा उसने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में भी दिया था, वो क्या था? प्रीवियस एंगेजमेंट से जो एविडेंस मिला, तो हम क्या प्रीवियस 10 साल पुरानी इंफॉर्मेशन को भी यूज कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। हो सकता है उसने तौबा कर ली हो सकता है बच्चे लोगों में उठता बैठता हो। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ये चीज, तो यहां पे 2 इश्यूज आइडेंटिफाई हुए, पिक कर लिया आपने। सी द फर्म इज कंसिडरिंग एक्सेप्टिंग द ऑडिट ऑफ टीबी कंपनी इन रिस्पॉन्स टू कंपनीज प्रोफेशनल इंक्वायरी लेटर। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, प्रोफेशनल इंक्वायरी लेटर हमने तो प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर पढ़ा, वही तो है थोड़े जजमेंट। अभी क्लास में बैठे ना, इसी एनवायरनमेंट में दिमाग चल रहा है, एग्जाम में यही लफ्ज आ जाता ना, एक दफा दिमाग माउफ हो जाता है, तो मैं आए हुए कंसेप्ट भूल जाते हैं, तो फिर नया लफ्ज होता है आपके लिए। द फार्मर ऑडिटर ऑफ टी रिप्लाइड, जवाब मिला क्या? वी वर इन डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट ओवर द प्रोविजन ऑफ ए कंटिंजेंट लायबिलिटी। हम कंटिंजेंट लायबिलिटी के ऊपर याद आ गया, सुभान अल्लाह, याद आ गया, शाबाश। ये भाई मुझे बताएंगे ये कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है? ये कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है? अच्छा कोई भी कंटिंजेंट लायबिलिटी हो, कब डिस्क्लोज करनी है, कब रिकॉर्ड करनी है कोई माई का लाल जो बता दे क्लास में? पहले भाई क्या पॉसिबल हो? अकरेंस से मुश्किल लफ्ज ना यार, ऐसे ना कर। हाँ उसका आउटफ्लो पॉसिबल हो तो क्या करना है? आउटफ्लो। अच्छा जब पॉसिबल एंड मेजरेबल है तो क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। और जब आउटफ्लो पॉसिबल ना हो या मेजरेबल ना हो तो क्या करना है? डिस्क्लोज करना है। ये कंसेप्ट इसको नहीं पता था, डिसएग्रीमेंट राइज हो गया। जैसे अगर वो केस स्टडी में हमें कह दे कि भाईजान लॉयर ये ने ये कह दिया कि आउटफ्लो पॉसिबल है, केस हार जाएंगे आप, लेकिन अभी चूंकि फैसला नहीं आया, तारीख पड़ गई अगली के फैसला, आपको 100 मिलियन से लेके 150 मिलियन पे करना पड़ेगा। बताइए ये मेजरेबल है कि नहीं? हाँ जी, 100 मिलियन की प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है और जो ऊपर का 50 मिलियन है डिस्क्लोज, क्योंकि लॉयर जब ये रेंज देता है ना, इसका मतलब है ये अमाउंट तो कंफर्म है, इससे आगे वाली डिस्क्लोज है। ये कंसेप्ट इसको नहीं पता कंटिंजेंट लायबिलिटी का, ठीक है, ये कंसेप्ट नहीं पता। अच्छा अगर लॉयर का जवाब है 0 से 100 फिर पूरे आंसर कह रहा है ये कंसेप्ट क्लाइंट को नहीं पता। ठीक है, डिसएग्रीमेंट आ गया सामने, डिसएग्रीमेंट को अंडरलाइन कर ले। सबसे अहम लफ्ज अभी तक क्या है? डिसएग्रीमेंट, करें अंडरलाइन ताकि आपको पता चले। ये बताया था ना, वर्ड्स हैव पावर, शुरू में बताया, हर हमारे मुंह से जो भी लफ्ज निकलता है ना, याद रखिएगा, सच में बता रहा हूं ऑडिट से हटके, उसकी एक पावर होती है, उसका एक असर होता है। कुछ अल्फाज का असर ज्यादा होता है, कुछ अल्फाज का असर कम होता है। आपने सुना होगा भाई उसने एक लफ्ज बोला गलत, दूसरे ने उसको कत्ल ही कर दिया, ठीक है, तभी ऐसे होता है ना, अल्फाज का इतना बड़ा असर होता है। उसी तरह जो एग्जाम के क्वेश्चन में भी अल्फाज होते हैं, उनका असर, कुछ अल्फाज ज्यादा पावरफुल है, कुछ लेस पावर। तो हमने क्या करना है, मैं आपको प्रैक्टिस क्या करना है, मोर पावरफुल उनको अंडरलाइन करते रहे। तो इसमें पावरफुल वर्ड कौन सा था? डिसएग्रीमेंट। फिर इसके बाद कंपनी ओव्स अस एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस पेमेंट ऑफ ऑडिट फी अमाउंटिंग टू 12,500। इसमें भी हाँ, आउटस्टैंडिंग को भी अंडरलाइन करें, फी को भी अंडरलाइन करें। आउटस्टैंडिंग फी, 2 इश्यूज आगे सामने भाई, इश्यू सामने आगे ना, हेडिंग मिल गई आगे तो आप फुड़का फुड़कू देते होते हैं ना, लिख देंगे ना इशू के आगे भी एक्सप्लेन कर दूं कि डिसएग्रीमेंट का क्या करना है और आउटस्टैंडिंग फीस का क्या करना है, बता दूं कि पता है आपको, लिख लेंगे। चलिए बता दे, नो प्रॉब्लम। किसका बताऊं? बताए, नाम लो ना किस इशू का। डिसएग्रीमेंट, क्लाइंट के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और कन्विंस करेंगे कि वो करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को फॉलो करें, और अगर नहीं करता तो कम्युनिकेट मॉडिफिकेशन इन एंगेजमेंट लेटर। और किसका बताऊं? फीस का भी बता दे। क्लाइंट शुड बी रिक्वेस्टेड टू पे फी ऑफ प्रीडिसेसर ऑडिटर, और अगर क्लाइंट पे नहीं करता तो डू नॉट एक्सेप्ट। क्लियर? और भी कुछ खत्म, 2 इश्यूज थे, शाबाश। नहीं मैं कहता कोई तीसरा भी था ना बोल। सी वन ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ऑफ प्रूडेंट मास्टर रिकॉर्ड्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी
ये अमेरिका में लिमिटेड नहीं कंपनी के एंड पे लिखा जाता, पब्लिक लिमिटेड पीएलसी लिखा जाता है। तो ये बात वहाँ के क्वेश्चन में आपको ये लफ्ज नजर आएगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि सर अगर मैनेजमेंट कहती है हमने पॉलिसी चेंज नहीं करनी, गलत पॉलिसी पे कंटिन्यू करें, क्या लाजमी है कि ऑडिटर कम्युनिकेशन एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड करें या विड्रॉ भी कर सकता है? ऑडिटर की जजमेंट है, दोनों कर सकता है। विड्रॉ करना चाहे कर सकते हैं, आप चाहे तो हर क्लाइंट से को कहें भैया मैंने एक्सेप्ट नहीं करना, भाग जाओ, चाहे तो ऐसे कर लें। लेकिन अगर आप उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर एंगेजमेंट लेटर में मॉडिफिकेशन लिखना लाजमी होगा। अगर एक्सेप्ट करते हैं फिर मॉडिफिकेशन लिखना लाजमी है। See, one of the existing clients of Prudent Master Recorder is planning to establish a new business unit. तो क्या है, जहां पे पुराने बिजनेस यूनिट वहां पे ये भी चलता रहेगा, हमें क्या है, नई ब्रांच ही ओपन कर रहा होगा। It would be a film archive for outsourcing all kinds of entertainment all over the world. फिल्म आर्काइव पता नहीं क्या, कोई फिल्म से रिलेटेड बिजनेस। डिज्नी तो ऑडिट क्लाइंट नहीं आ गया, स्टार प्लस का लगता है ऑडिट क्लाइंट आ गया है। सल्लू भाई से मुलाकात का चांस है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है द कंपनी वुड बी इम्प्लीमेंटिंग हाई टेक टेक्नोलॉजी, हाई एंड टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर सिस्टम टू मेंटेन द इन्वेंट्री ऑफ फिल्म्स। हाई टेक्नोलॉजी, हम तो टेक्नोलॉजी के बहुत एक्सपर्ट है, ऐसा ही है, हम टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट है कि नहीं? बेसिक नॉलेज होता है, हमें आईटी पढ़ाई जाती है बेसिक, लेकिन एक्सपर्ट नहीं है। अभी आपकी जजमेंट है, अगर आपको लगे कि जितना नॉलेज आपके पास है उस नॉलेज की बेस पे आप इस टेक्नोलॉजी को हैंडल कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आपको एक्सपर्ट हायर करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपको बताएगा। जैसे छोटी सी एग्जांपल देता हूं, पहले हमारा जो एलएमएस सिस्टम होता है ना, उसमें एक जगह पे 2-3 क्लिक करें तो एक जगह पे आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं किस कोर्स में, ठीक है। आप तो चूंकि यूज करते हैं, मे भी आपको भी इसका पता हो, टीचर्स को भी पता, एडमिन, लेकिन जो ऑडिट करने के लिए आएगा वो अकाउंटिंग का ऑडिट का एक्सपर्ट तो होगा, क्या वो ऑनलाइन एलएमएस का एक्सपर्ट होगा? नहीं होगा। तो क्या उससे अगर हम बता दें सर हमारे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 25,000, इस कोर्स में कितने स्टूडेंट है 25,000, और वो रिप्रेजेंटेशन लेटर पे साइन करके अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दें, ठीक है, उससे क्या 2 प्रोसीजर ऐसे जो उसे परफॉर्म करने चाहिए थे, हालांकि उसका नॉलेज नहीं था, फिर भी वो मिस स्टेटमेंट, एक एक्सपर्ट को हायर कर लेता जो इस एलएमएस को जान। दूसरा क्या, वो एक एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करता, आईकैप के स्टैटिस्टिक्स के साथ हमारे स्टैटिस्टिक्स कंपेयर कर लेता। भाई ये प्रीवियस 3-4 साल से जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं इस सब्जेक्ट के, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वही 3,500-4 हजार होते हैं, टोटल स्टूडेंट 25,000 कैसे आ गया? 3,500। हमने कहा सॉरी सर 3,500 पकड़े गए ना, सर ये 25,000 नहीं, ये 2500 था। तो फिर भी उसने कहा भाईजान 2500, 4,000 टोटल है, 2500 आप हैं, तो आप अकेले 2500, तो बाकी सारे टीचर फारिग बैठे हैं क्या? उनके स्टूडेंट। एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है, इसका मतलब है हमारी फिगर मिसस्टेटेड है, हमारी फिगर गलत है, ये एनालिटिकल प्रोसीजर है। क्लियर? ये आपको एग्जांपल दी थी ना चिप वाली, ऑडिट करने के लिए गया, वो 8 GB की चिप थी, वो यूएसबी, लेकिन अभी चूंकि कवर नहीं, पैकिंग नहीं हुई थी, तो उसको कह दिया 256 की है। उसने भी चेक नहीं किया, 256 की भी वैसी नजर आती है आप अगर यूएसबी इस्तेमाल करें, वो 16 GB वाली भी उतनी नजर आती है बज़ाहिर दिखने में। तो इसीलिए इस तरह का अगर हाई टेक क्लाइंट हो तो क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट को। तो यहां पे हमें मुझे इस टेक्नोलॉजी के लफ्ज से पता चल गया एक्सपर्टीज की जरूरत है। कंपिटेंस का इशू आ गया, कंपिटेंस का, कि हमारे पास कंपिटेंस नहीं। फिर इसके बाद द मैनेजमेंट ऑफ मास्टर रिकॉर्ड्स वांट्स मिस्टर डी हु इज ऑडिट पार्टनर फॉर द कंपनी टू कंडक्ट द ऑडिट फॉर द न्यू बिजनेस यूनिट फ्रॉम करंट ईयर ऑनवर्ड। वो चाह रहे हैं कि मिस्टर डी जो है ये ऑडिट करें। इसमें कोई इशू है? इसमें कोई इशू है पक्का? हाँ, न्यू बिजनेस है तो बिल्कुल हमें ये देखना चाहिए हमारे में कंपिटेंस है कि नहीं, एक ये, और इसी के एक्शन में कह लें कि एक्सपर्ट को भी एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नया बिजनेस है ये एक्सपर्टीज रिक्वायर करता है। फिर कह रहे हैं although Mr. D is excited about this new project, he has doubts over firm's competence for conducting such an audit. उसके बाद डाउट्स हैं, बिल्कुल वही बात है। तो इसमें मेन इशू क्या था? हाँ जी, कि न्यू क्लाइंट आया है, न्यू बिजनेस, क्या हमारे पास इसकी एक्सपर्टीज है कि हम इसको कर सके? और हमें इसमें दूसरी चीज क्या थी कि हमें इसमें एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, मैंने ये दोनों इश्यूज हेडिंग्स देके अलग-अलग बताए हैं, ये ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन है। अगर आईकैप का आप सॉल्यूशन कभी देखें ना तो उसमें नॉर्मली हेडिंग्स नहीं देता, वो पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 बस ये करता है।
इश्यूज यही डिस्कस करेगा, लेकिन हेडिंग्स नहीं देगा। हेडिंग्स दे के पेपर प्रेजेंट करना मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है, आप इसी को फॉलो करें तो बेहतर। जी 5 क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। मेरे पार्ट बी के अंदर फेमिलियरिटी थ्रेड क्यों नहीं आया? देखिए डिसएग्रीमेंट है ना, मैंने अभी बताया डिसएग्रीमेंट हमेशा जरूरी नहीं कि वो इंटेग्रिटी पे ही डाउट क्रिएट करता हो, वो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे। हम नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट को देख के अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। तो वो चूंकि यहां पे उसने नहीं बताया इसलिए हम डिस्कशन को उस तरफ नहीं लेके गए जब तक इंटेग्रिटी के बारे में कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं देगा। जैसे देखें, इसको ए को और बी को कंपेयर करें। ए में क्लियरली उसने बताया है कि इंटेग्रिटी का इशू है, फ्रॉड्स, मिस एप्रोप्रिएशन, इससे क्लियर पता चला ना आपको इंटेग्रिटी का इशू है। जबकि बी में उसने क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दी, वो इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो इसीलिए हमने डिसएग्रीमेंट है तो इसमें लाजमी नहीं हमेशा इंटेग्रिटी का इशू है। जब तक क्वेश्चन में इंटेग्रिटी की बात नहीं करेगा, इंफॉर्मेशन नहीं देगा, हमने उस तरफ बात नहीं लेके जाने। क्वेश्चन 4 के अंदर क्यों डिस्कस किया है? क्वेश्चन 4 में क्या था? नहीं, क्वेश्चन 4 में तो नहीं, उसमें भी 2 इश्यूज हैं, डिसएग्रीमेंट है और पेंडिंग फी। हाँ 5 के ए में किया, 4 में नहीं किया। और 5 के ए में किस वजह से किया? क्लियर इंफॉर्मेशन दिया उसने। हाँ ठीक है, वो इसको आप रहने दीजिए डाउट। डिसएग्रीमेंट विद, हाँ ये सोल्यूशन में 4 के सोल्यूशन में जो उसने मैनेजमेंट इंटेग्रिटी लिखा हुआ है, इसको आप काट दीजिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्यों नहीं लिख, हालांकि समटाइम्स कुछ डिसएग्रीमेंट से इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट होता है, ये ध्यान में रखिएगा, लेकिन यहां पे क्यों नहीं? क्योंकि उसने क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दी हमें। जी नेक्स्ट, कोई और क्वेश्चन? चलिए, ये हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आगे चलने से पहले मैं चाह रहा हूं कि छोटा सा जो कंसेप्ट है हमारा ये कंप्लीट कर लें, ताकि एंड में टाइम की कमी की वजह से कंसेप्ट रह ना जाए। पिछली दफा भी ऐसे हुआ था ना, केस स्टडी डिस्कस करते करते कंसेप्ट रह गया। हाँ, प्रूडेंट अकाउंटेंट इस केस स्टडी में हमारा एग्जिस्टिंग था, जो नया इनकमिंग एग्जिस्टिंग कहते हैं जो इस वक्त काम कर रहा हो, और यानी समझ ले प्रीडिसेसर ऑडिटर। एग्जिस्टिंग कौन होगा? प्रीडिसेसर, जो इस वक्त ऑडिटर है, और इनकमिंग नया आने वाला। आपको टर्म्स बताई थी ना, इनकमिंग ऑडिटर, सक्सेसर ऑडिटर, ये टर्म्स अलग, नए आने वाले ऑडिटर के लिए, और जो प्रीवियस होता है ऑडिटर उसके लिए आउटगोइंग, प्रीडिसेसर और एग्जिस्टिंग, ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा ये अल्फाज। अच्छा, फिर है वर्क कंप्लीमेंट्री टू। अच्छा, इसमें ये जो हेडिंग है ना, ये हेडिंग मिसलीडिंग है। आपने सीला में पढ़ा होगा, प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट के हवाले से गलती 3 तरह की होती है। एक होता है एरर, एक होता है ओमिशन, एक होता है मिसलीडिंग। एरर का मतलब गलत इंफॉर्मेशन देना, ओमिशन का मतलब है सही जो जरूरी थी वो इंफॉर्मेशन ना देना, और मिसलीडिंग का मतलब इंफॉर्मेशन दी जरूर लेकिन इस तरीके से कि लोगों को समझ कुछ हो रहा है, कहा कुछ। तो यहां पे ये जो हेडिंग दी है ना, ये मिसलीडिंग है, गलत नहीं है, लेकिन यहां पे हेडिंग ये आईकैप की बुक में है, इसलिए मैंने भी एज इट इज फिट कर दी, लेकिन ये मिसलीडिंग है। हेडिंग क्या है? वर्क कंप्लीमेंट्री या एडिशनल टू एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहना क्या चाह रहा है कि हमारा एक एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम उससे हटके उसके अलावा किसी से काम करवाना चाहें तो क्या होगा? देखिए हेडिंग का मतलब ये है ना, वर्क एडिशनल टू एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारे पास, ऑडिट कर रहा है, फिर उसके अलावा कोई काम करवाना चाहे तो उस सिचुएशन से रिलेटेड है। लेकिन ओरिजिनल कोड ऑफ एथिक्स अगर आप पढ़े ना, उसमें उसने इसका एक 2 अल्फाज में पूरा कंसेप्ट और ज्यादा अच्छे तरीके से कंसेप्ट बता दिया। वो क्या है? सेकंड ओपिनियन। भाई डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ये सर्जरी होगी, सर्जरी का ऑपरेशन होगा, हम परेशान हो गए। हमने कहा अच्छा लाहौर हमने कहा क्या फौरी तौर पे उन्हें कहना चाहिए कि जी सर्जरी करें? सेकंड ओपिनियन, किसी और प्रोफेशनल से भी पूछ लेना चाहिए। मसला क्रिटिकल हो ना तो किसी कंसल्ट कर लेना चाहिए किसी और, इसे कहते हैं सेकंड ओपिनियन। कंसेप्ट ये है जो हमें सिखा रहा है, अगर एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और क्लाइंट के दरमियान में कोई डिसएग्रीमेंट है, एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा मिस स्टेटमेंट है, क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, और मैनेजमेंट ने कहा सर ये मिस स्टेटमेंट नहीं है, क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं आएगा। उन्होंने कहा जी डिस्क्लोजर आएगा, मैनेजमेंट कह रही है कंटीजेंट लायबिलिटी है, मैनेजमेंट कह रही है डिस्क्लोजर आएगा, ऑडिटर कह रहा है प्रोविजन रिकॉर्ड होगी, दोनों में डिसएग्रीमेंट हो गया। क्या किसी से सेकंड ओपिनियन ले लेना चाहिए?
ये याद रखें, सेकंड ओपिनियन क्लाइंट लेगा, ऑडिट फर्म नहीं लेगी। ऑडिट फर्म तो पक्का है, वो तो ज्यादा एक्सपर्ट होती है ना, हमें अपने बारे में कोई डाउट नहीं है, मैनेजमेंट को डाउट होता है। मैनेजमेंट निकलती है बाजार में और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से पूछ सकती है कि सर इस सिचुएशन में बताइए हमें क्या ओपिनियन आएगा। याद रखिए, सेकंड ओपिनियन का ये मतलब नहीं सेकंड ऑडिट। सेकंड ओपिनियन का मतलब ये है सिर्फ सर्कमस्टेंसेस किसी के सामने रख के उससे मशवरा लिया जा रहा है आपके मुताबिक इस सिचुएशन में क्या होगा। किसी दूसरे डॉक्टर को फाइल ले जाके दिखाए ना, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम फौरी तौर पे तैयार हो गए कि इलाज इसी से करवाना है, या मशवरा लिया जा रहा है सिर्फ। तो सेकंड ओपिनियन में मशवरा लिया जा रहा है ताकि क्लाइंट की तसल्ली हो जाए। ठीक है, यहां फर्ज कीजिए हो सकता है कि ये अगर ऑडिटर कर लेता, फर्ज कीजिए रेयर केस में, तो ऑडिटर की तसल्ली हो जाए। यहां पे सबसे बड़ा रिस्क ये है कि जब दो लोगों की लड़ाई होती है, डिसएग्रीमेंट होता है, और एक बंदा किसी तीसरे के पास जाता है, वो ये तो बताएगा उसके साथ क्या गलत हुआ है, खुद क्या तबाही फेर के आया ये कभी नहीं बताएगा। तो चांसेस है कि मैनेजमेंट जब किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के पास जाएगी तो उसे सारे हालात नहीं बताएगी, ऑल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन नहीं बताएगी, बल्कि कुछ इंफॉर्मेशन देगी, कुछ इंफॉर्मेशन छुपा लेगी। अब ये कंसेप्ट बेसिकली जो बना है ना, ये कंसेप्ट सेकंड, ये याद रखिएगा, ये ना मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बना है, ना एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू। ये बना है उस पर्सन से जो सेकंड ओपिनियन दे रहा है, सेकंड ओपिनियन दे रहा है क्लाइंट को उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉ इसे क्या कह रहा है? लॉ इसे कह रहा है भाई देख, जैसे ही तुम्हारे पास कोई भी क्लाइंट आए ना जो आके कहे सर हमारा एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो बड़ा तंग करता है हमें, है उसको कुछ भी नहीं पता, उसको इतना भी नहीं पता कि इन्वेंट्री की लाइफों के ऊपर वैल्यूएशन कैसे करते हैं, तो आप जरा उसको क्लियर कर दीजिए। सेकंड, जब कोई क्लाइंट हमारे पास आए तो जहन में रखिएगा रिस्क है कि वो सारी बात हमें नहीं, वो ऐसी बात बताएगा जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को फेवर कर रही होगी। अगर हम सिर्फ एक ही बंदे की बात सुन के फैसला कर लेंगे तो थ्रेट है क्या कि हम एक कंपिटेंट और ड्यू केयर के साथ एडवाइस नहीं दे सकेंगे। अगर आप कभी भी किसी एक बंदे की बात सुन के फैसला कर लेते हैं तो उसमें रिस्क है क्या कि आपकी एडवाइस, आपका फैसला कंपिटेंट और ड्यू केयर के साथ नहीं, बल्कि आपने नेग्लिजेंस के साथ फौरी तौर पर फैसला कर लिया। और ये थ्रेट टू प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर क्यों राइज होता है? इसलिए कि आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। आधी इंफॉर्मेशन इस पार्टी की तो है, दूसरी पार्टी की आधी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कोड ऑफ एथिक्स आपको बताता है कि इस सिचुएशन में आपने क्या करना है। पहली चीज जो प्रपोज, एक और नाम आ गया प्रपोज्ड अकाउंटेंट। अब ये प्रपोज्ड अकाउंटेंट किसको कह रहा है? इनकमिंग वाले को, इनकमिंग वाले को, इनकमिंग प्रपोज जिसके पास जाके एडवाइस ले रहा है। प्रपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट नोटिफाई करेगा, लेटर लिखेगा एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जिसमें उसे रिक्वेस्ट करेगा कि आपका क्लाइंट हमारे पास आया, जरा हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दीजिए। एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा? वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे देगा। फिर जो प्रपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो उस इंफॉर्मेशन जो एग्जिस्टिंग की तरफ से या जो क्लाइंट की तरफ, दोनों को सामने रख के अपना एक ओपिनियन देगा। इस सिचुएशन में मिस स्टेटमेंट बनती है कि नहीं, क्वालिफाइड ओपिनियन आता है कि नहीं, और इस ओपिनियन की एक कॉपी क्लाइंट को तो देगा, साथ ही साथ एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट को भी दे देगा। ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लियर। ये एक तरह से कंसेप्ट प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर से मिलता जुलता है, अगर आप देखेंगे ना उससे मिलता जुलता है, लेकिन बाहर कंसेप्ट डिफरेंट है। तो ये समझ आ गया आपको सेकंड ओपिनियन क्या चीज है। इसको आईकैप ने किस नाम से लिखा हुआ है? वर्ड कंप्लीमेंट्री या एडिशनल टू एग्जिस्टिंग। सब मुश्किल सी है ना, आप अगर खुद देखेंगे ना तो मुझे तो बहरहाल ये लगता है सेकंड ओपिनियन ज्यादा बेहतर हेडिंग होती, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया, आप जिसके साथ कंफर्टेबल। लेकिन आईकैप की हेडिंग कवर करना हमारे लिए लाजमी था, लाजमी था। क्यों? क्योंकि अगर पेपर में उसने वही टर्म यूज कर ली तो आप तो समझेंगे करवाए नहीं। आपने ये नहीं सोचना या थोड़ा सा माइंड लगाए इस सिचुएशन पे कौन सा कंसेप्ट, नहीं, अल्फाज मैच करने होते हैं बस। ये जो डिसीजन है ओपिनियन इसका और प्रपोज अकाउंटेंट जी क्या, अब आप बताएं क्या एग्जिस्टिंग, ये प्रपोज्ड अकाउंटेंट का ओपिनियन जब एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट के पास जाएगा, एग्जिस्टिंग के लिए इसको फॉलो करना लाजमी है? नहीं लाजमी, उसकी जजमेंट है। किसी भी एक अकाउंटेंट का ओपिनियन दूसरे के ऊपर लाजमी नहीं है। और भी क्वेश्चन क्लियर? ये चैप्टर 5 भी कंप्लीट। चलिए फिर अब टाइम है हमारे पास, तो इस टाइम का टाइम बिल्कुल है, 5 मिनट नहीं है, 8 मिनट हैं। 8 मिनट में देखिए 2 केस स्टडीज बड़े आराम से हो जाएंगी।
इसी तरह प्रैक्टिस में होगा। प्रैक्टिस में आपको पता है कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पास हो जाते हैं कुछ पेपर में। प्रैक्टिस जब आपके आर्टिकल शुरू होते हैं ना CFAP में, जब आप जाएंगे इसके बाद इंशाल्लाह, या जब भी जाएंगे, तो जब जाएंगे तो उसमें देखेंगे कुछ स्टूडेंट कहते हैं हमारी तो तैयारी नहीं, सारा दिन सर ऑफिस में होते हैं 9 to 5 और लेट शेडिंग भी चलती है, 7, 8, 9 बजे तक वापस आते हैं, थके होते हैं, किस वक्त पढ़े, पढ़ाई होती नहीं है, रिजल्ट आता है तो कुछ स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, कुछ पास होने वाले स्टूडेंट से पूछा कैसे पास हुए, टाइम उनको भी नहीं मिलता, लेकिन अपना टाइम को मैनेज करते हैं। वो कहते हैं सर मैं उधर CFO के साथ मीटिंग थी, मैं गया उधर CFO लॉयर के साथ मीटिंग में बिजी था, मैं उधर बैठ गया, आधे घंटे का टाइम था, मैंने किताब उठाई, मैंने मोबाइल उठाया, मैंने सफ़ा बनाया था, मैं जब प्रैक्टिस में था ना मैं सफ़े फाड़ के ले जाता था अपने रजिस्टर में से, या उन्हें फोटो कापी जेब में रखे होते, बूटियां बिल्कुल जेब में रखे होते, जैसे ही 5 मिनट का टाइम भी मिलता है ना, 5 मिनट का, तो निकाल के उसको पढ़ लिया। तो ये जो 5 मिनट है ना, यही फर्क डालती है एंड में एग्जाम में। अब आप कहेंगे सर 5 मिनट, तो 5 मिनट में क्या होता है, तो इमटेरियल है, हाँ, लेकिन इमटेरियल में बिकम मटेरियल व्हेन, रोज एक दिन का 5 मिनट फर्क नहीं डालेगा, लेकिन रोज के 5 मिनट फर्क डालेंगे भाईजान। तो बताइए टाइम है कि नहीं केस स्टडी करने के लिए? बिल्कुल, अच्छा कंसेप्ट मेरी वही है आपका। क्वेश्चन 11 छोटा, यही तो समझा रहा हूं आपको, छोटा सा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। Under the Company Act 2017, while reporting on financial statement, auditor has to express an opinion whether the financial statement give a true and fair view in all material respect. सही कह रहा है कि झूठ बोला? नहीं, झूठ कैसे, सही कह रहा है। आल से मुराद मटीरियल, आल से मुराद आल मटीरियल, ठीक है, नहीं समझ आए? अच्छा मैंने कहा, अच्छा आल पास स्टूडेंट्स खड़े हो जाए और 100 रुपया फल कीजिए, 100 रुपया नाम लीजिए मेरे से। अगर मैं ये कहता हूं आल पास स्टूडेंट्स, तो सारे स्टूडेंट खड़े हो जाएंगे क्या? इससे मुराद क्या है? पास। आल पास स्टूडेंट्स और पास स्टूडेंट्स एक ही मतलब है। आल स्टूडेंट्स, ये फर्क है, शाबाश, ये फर्क है, नहीं समझे ना? समझ। अब ब्रीफली स्टेट द मैटर्स अदर द, अच्छा उसका सवाल ये था ही नहीं, सवाल उसका रिक्वायरमेंट क्या है? ब्रीफली स्टेट द मैटर्स अदर देन अबव ऑन व्हिच ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट। वो 4 वाले वो ही लिखने हैं, 1, 2, 3, 4 करके। और ये मेरा भाई मुझे बताएगा वो 4 वाले कौन से है, ये मेरा भाई बता ना, नहीं बताने, बता दे यार, मेहरबानी तेरी, ऐसे ना, बड़ी उम्मीद से पूछा है तेरे से सवाल। इंटेग्रिटी वगैरह ये नहीं, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे भी ओपिनियन देता है, अल्लाह जानता है, बस ये कंसेप्ट में पढ़ना, मैंने आज तक नहीं पढ़ा था कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे भी ऑडिटर ओपिनियन देता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ज़कात, और ये पूरी लाइन लिखेंगे कि एक एक लफ्ज? मेहरबानी होगी आपकी। 11 के बाद 12, इन पेक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस द क्लाइंट रिस्ट्रिक्ट्स द ऑडिटर फ्रॉम परफॉर्मिंग सर्टेन प्रोसीजर। Discuss how auditor should deal with such restriction if the same are imposed by management at time of appointment। अगर at time of appointment है तो फिर क्या करें? हाँ, चैप्टर 5 क्या हम देखेंगे, इफेक्ट मटेरियल है कि भाई स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो, हमेशा परवेसिव अज्यूम कर लेना चाहिए कि इसको भी मटेरियल परवेसिव दो तरह से डिस्कस करना चाहिए, दो तरह से डिस्कस करना चाहिए। एक्सेप्टेंस से पहले, एक्सेप्टेंस से पहले अगर कोई स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, क्या करें? अगर इफेक्ट मटेरियल है तो हम बता दें सर क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे और रिस्क बढ़ जाएगा हमारा। अगर परवेसिव है तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, शाबाश, ठीक है। और अगर ड्यूरिंग ऑडिट यानी एक्सेप्टेंस के बाद फिर क्या करें? फिर अगेन आंसर जाएगा 2 हिस्सों में। इसमें सबसे अहम चीज पता है क्या है? इस पूरे क्वेश्चन में जो मोस्ट क्रिटिकल वो ये कि आपने इफ मटेरियल इफ परवेसिव दोनों में आंसर को लेके जाना है, डिस्कस करना है। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में बताया नहीं हुआ। तो ड्यूरिंग ऑडिट इफ मटेरियल, क्वालिफाइड ओपिनियन प्लस अदर एस्पेक्ट्स पे भी इफेक्ट आएगा, रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी डाउटफुल हो जाएगी। ठीक है, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी डाउटफुल, अदर एस्पेक्ट्स कह रहा हूं, एस्पेक्ट्स। और अगर इफेक्ट परवेसिव हुआ तो फिर विड्रॉ करेंगे, पहले विड्रॉल की बात करनी है, और फिर अगर विड्रॉल पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल नहीं है डिस्क्लेमर। क्लियर हुई है बात? अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब, स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ट्रू और फॉल्स करना है। जब कभी स्कोप लिमिटेशन होगी उसका इफेक्ट परवेसिव होगा, हमने विड्रॉल की बात करनी है।
जब कभी स्कोप लिमिटेशन होगी इफेक्ट परवेसिव होगा, हमने हमेशा विड्रॉल की बात करनी है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ट्रू कंसेप्ट क्या है? जब कभी स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट होगी उसका इफेक्ट परवेसिव, फिर विड्रॉल की बात करनी है, वरना नहीं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन अभी नहीं भाईजान, अभी टाइम देखिए, 2 केस स्टडी होगी ना, अब अगली भी बड़े आराम से हो जाएगी। 13 छोटी सी केस स्टडी, अब कहा 2 मिनट पड़े हैं अभी। चले मर्जी है भाई आपकी, चलिए ठीक है। आज आपके जख्म अभी खरे हैं इसीलिए हम ज्यादा इन पे हाँ जी नमक नहीं छिड़क रहे, मरहम रख रहे हैं। आपको आज जल्दी छुट्टी देते हैं। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।